नीड ऑफ करिकुलम एडॉप्टेशन। नीड ऑफ करिकुलम एडॉप्टेशन जो होता है, मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर हम पाठ्यक्रम जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं, किसी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को या किसी बच्चे को, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है। जो हमारा ए होता है करिकुलम एडॉप्टेशन, करिकुलम एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू बच्चों को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है कि बच्चे की जो नीड है, बच्चे की समझ कितनी है, बच्चे का इन्वायरमेंट क्या है, बच्चे का लैंग्वेज क्या है, और बच्चे की समझने की कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हमें करिकुलम एडॉप्टेशन करना पड़ता है, ठीक है। और देखते हैं आगे कि हम किस तरह से करिकुलम को आगे कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट करेंगे। हम करिकुलम एडॉप्शन का नीड क्या पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता होती है। तो जो करिकुलम एडॉप्शन होता है, यह बहुत आवश्यक होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिससे कि उनको जो हम चीज उनको पढ़ाएं, जो उनको हम प्रदान करें, वह उनको अच्छे समझ में आ सके। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं उस कंडीशन में, अगर हम बच्चों को पढ़ाते समय अगर हम उनको एडॉप्ट कर नहीं पढ़ाएंगे तो कोई चीज को बहुत लंबे दूर तक हम ले जाते हैं, नहीं इसको ऐसे पढ़ाया जाता है, इसको ऐसे पढ़ाया जाता है। और अगर हम बच्चों को एडॉप्ट में पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी चीजों को बहुत छोटे टाइम में, छोटे समय में, छोटे जो हम उनको समझा सकते हैं, ठीक है। अब सोचो, अगर एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर आपको मान लो ताजमहल दिखाना है, अब ताजमहल का अगर हमको दिखाना है, उसको हम ताजमहल इमेज दिखा देते हैं, हम उसको बता दें कि इतनी इसकी लेंथ है, इसका इतना राउंड फिगर डिस्टेंस है। अब जरूर नहीं कि हम ताजमहल के पास लेके जाए दिखाएं तभी होगा कि आप ताजमहल पढ़ाए हो। तो ये क्या होता है, हम अगर ताजमहल का इमेज लगाते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से हम उसको अडॉप्ट कर लिया कि हाँ इसके जैसा सेम वो है, उसी का इमेज है, चित्र है कि नहीं, इस तरीके से। एंड दे आर टीचिंग रोल्स इन द क्लासरूम एज वेल एज इन द हॉल। और उसके साथ साथ जो टीचिंग रूम होता है, जो जहाँ बच्चे बैठ पढ़ते हैं, वह बच्चों के अकॉर्डिंग उनका क्लासरूम होना चाहिए। बच्चों के अकॉर्डिंग उनका जो लाइब्रेरी होता है, जिम है, प्ले ग्राउंड एंड लंच रूम, यह अकॉर्डिंग टू चाइल्ड हमें रखना चाहिए। कि अगर एटलीस्ट ऐसा रूम का दरवाजा हो जिस दरवाजे से बच्चा अगर व्हील चेयर लिया है, ट्राईसाइकिल चलाने वाला, तो आराम से आ सकता है, जा सकता है कि नहीं। तो उससे होगा। और अगर साथ ये तो हमारा थोड़ा इन्वायरमेंट में आ जाता है, लेकिन हम अगर एग्जैक्ट कैरिकुलम बात करते हैं तो हमारी लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी बुकें होनी चाहिए, ऐसी ऐसी किताबें होनी चाहिए, वो मोस्टली इमेज पर डिपेंड हो। अगर ब्लाइंड बच्चे के लिए है तो वो मोस्टली ब्रेल लिपि में होना चाहिए, ताकि वो बच्चा वहां टच कर पढ़ाई कर सके, तैयारी कर सके। अगर एचआई बच्चे के लिए है तो हर एक आरेख में, हर एक रो में आप साइन करके उस चीज का सिंबल लगा होना चाहिए, जिससे को बच्चा समझ सके कि हाँ यहाँ पे किस चीज का बुक है। उसको और शब्द नहीं पता होगा तो वहां जान जाएगा हाँ ये चीज लिखा हो और साइन में भी हो, तो बच्चा एचआई बच्चा समझ जाएगा यहाँ लाइब्रेरी में कौन से रो में, कौन सी लाइन, हमें कौन सी बुक किताब मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें लाइब्रेरी को इस फॉर्म में रखना चाहिए। मोस्टली ज्यादा पर हमें लाइब्रेरी में साइन मटेरियल रखनी चाहिए, जिससे को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझने में आसानी होती है। देन प्ले ग्राउंड एंड लंच रूम जो होता है, तो प्ले ग्राउंड में अगर हम अकॉर्डिंग टू बच्चे ऊंचाई करते हैं तो उनके जो डिस्टेंस होता है, अगर कोई गेम सपोज एग्जाम्पल अगर हमें क्रिकेट की एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट अगर खेलेंगे तो उसका एक लेंथ होगा, उसका एक ड्यूरेशन होगा टाइम का, और उसके साथ उसका डिस्टेंस जो होगा कि कहाँ पर स्टंप होगा, कहाँ पर विकेट कीपर, कहाँ क्या होगा, हर चीज उसको बताओगे। और उसको आप, क्योंकि जो ग्राउंड होता है बहुत लंबे पैमाने पर होता है, विद्यालय के ग्राउंड का छोटा ग्राउंड होगा, फिर छोटे में भी वो सारी सारी चीज शामिल होनी चाहिए। उसमें भी वो डिस्टेंस, उसमें जो अंपायर होगा, जो उसमें होगा, इस तरीके से सेव किया जाता है, वो पूरा डिक्टो लगता है कि हम फील्ड में खड़े होकर खेल रहे हैं। ऐसा बनाना हो चाहिए, क्योंकि वो बच्चे समझते हैं। अगर आधा से कुछ पार्ट मिसिंग करोगे और वो कहीं और देख रहे हैं, मान लो सपोज टीवी में सीरियल में देख रहे हैं क्रिकेट का, वो समझते हैं कितना दूर होता है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक खड़ा होता है, वहाँ क्रिकेटर होता है, वहाँ बॉलर आता है। तो हम नहीं, उनको एग्जैक्ट वही चीजें कम डिस्टेंस में उनको बना उनको देना है। लंच रूम, लंच रूम उनके लिए ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो मतलब अगर एचआई बच्चा है या फिर ब्लाइंड बच्चा है, तो अगर एग्जांपल हम ब्लाइंड बच्चे लेते हैं, ब्लाइंड बच्चे रेफरेंस में कहें तो वहाँ पर ऐसा लंच रूम बनाओ जहाँ पर पानी ज्यादा दूर न जाना पड़े उनको, उनके पास मिल सके, हो यहाँ खाना खा के बगल में जाकर अपना हाथ धो सकते हैं। पता लगा कि वो खाना यहाँ खाए, अब 4 रूम के बाद उनको पानी लेना है, तो पता नहीं हो उस जहाँ पानी वहाँ पहुंचेंगे दूसरे रूम में चले जाएंगे, हो सकता है दिक्कत आए। तो हमें उनके अप्रोप्रिएट का निर्माण करना, अप्रोप्रिएट उनको बनाना चाहिए। इसलिए कहा गया क्या, अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द एग्जैक्टिंग कैरिकुलम टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स ऑफ ऑल एबिलिटी,
कि अगर कोई हम अडॉप्ट करते हैं कैरिकुलम को, तो आप पता होगा कि एक क्लास में डाइवर्सिटी बहुत होती है। डाइवर्सिटी कहने का तात्पर्य है कि एक क्लास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। अलग अलग है, बच्चे तो सभी हैं, लेकिन प्रकार कैसे, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी का भाषा अलग है, किसी का जो जिस घर से बिलोंग करने आते वो हो, किसी के धार्मिक प्रतिबंध हो सकता है वो अलग है, किसी की धार्मिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग है। लेकिन हमें ओवरऑल बच्चों को केंद्र मानकर हमें ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए पाठ्यक्रम जिससे सभी बच्चों पढ़ सके। हम ऐसा अडॉप्ट करें कि हाँ सिर्फ लूजर ही बच्चा, एकदम कमजोर कमजोर बच्चा पढ़ सकता है, तो साहब क्लास में कोई बच्चा क्रिएटिव भी ज्यादा माइंड हो सकता है, वो कैसे पढ़ेगा, समस्या आएगी ना। तो उसको भी पढ़ा सके, ऐसा हमें रखना चाहिए। सभी को संज्ञान में रख के हमें करना चाहिए। जो भी हम काम करें सभी को हमें संज्ञान में रख के करेंगे, तभी वो जाके अच्छा से होगा। अदरवाइज सब सोचेंगे कि अगर हम एक बच्चे के भला के अनुसार अडॉप्ट करेंगे और जो बच्चे का होगा उसमें क्या होगा बिगड़, और बच्चे कहाँ से, उनको लगेगा भाई कि हमारे योग है ही नहीं। तो इसके लिए को रखना पड़ता है। एंड व्हाट इज करिकुलम एडॉप्टेशन, क्या है पाठ्यक्रम अनुकूलन। ठीक है, क्या है पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन देखो यहाँ दिया है, यहाँ कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ टीचर्स बैठे हैं। एज ए स्पेशल एजुकेटर्स टीचर यू विल बी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट द करिकुलम एंड मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आप एग्जांपल में देता हूं कि अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको कोई कठिन चीज है, कंटेंट है या फिर कैरिकुलम है, वो समझ नहीं पा रहा है, और उसको हम अडॉप्ट करके बहुत इजी से बता देते हैं, बस छोटा सा इतना उसका मेन कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेता है। तो उसके एग्जाम में या कहीं वो चीज कोई पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छे से वो जवाब दे पाएगा। अगर वैसे कोई टीचर भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा तो इतना कोई याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि हम कंटेंट देखते हैं तो प्राइमरी लेवल का, सेकेंडरी लेवल का, एचआई बच्चे, सुपरवाइज बच्चे होते हैं, इमेज कम होता है, कंटेंट कम होता है, इमेज ज्यादा होता है। और जिस तरह आप जैसे जैसे क्लास आप ऊपर जाएगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, उसी प्रकार आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा और इमेज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। एक दिन ऐसा आता है कि इमेज हट जाता है, सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट बचते हैं। तो हमें वहां पर जब आप टीचिंग किए होंगे, लेसन प्लान लिए होंगे माइक्रो टीचिंग में, तब ध्यान होगा कि आपको कंटेंट बड़ा मिलता है, लेकिन आप बोला जाता है कि आप इसको अडॉप्ट करो। तो आप उसको अडॉप्ट करके छोटा स्मॉल स्टोरी बनाते हो। अगर एक छोटा एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप लोग कोई मूवी 3 घंटे में देखते हो, नो डाउट 3 घंटे 3.5 घंटे मूवी देखते हो, और वही कोई आपसे पूछेगा आज आपने क्या मूवी देखा, हमको स्टोरी बताओ, तो आप मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर स्टोरी पूरी बता के खत्म कर देते हो। ये होता है एडॉप्टेशन। आप इतना लेंथ इतना देखा, टाइम ड्यूरेशन ना लिया, बट आप इसे ओरेट किए तो इतना कम टाइम है। उसी तरह कंटेंट बहुत है, लेकिन आपको पढ़ाना है तो आपको मेन थीम उसका जो उसको बना हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे ज्यादा ज्यादा समझ पाए और वह ज्यादा ज्यादा अपने आप को सफल बना सके, और ज्यादा ज्यादा सफल हो भी सकते हैं अगर इस ढंग से हम पढ़ाते हैं तो। इसलिए अति आवश्यक है कि आप कैरिकुलम अडॉप्ट करके ही पढ़ाओ, तो ज्यादा बेटर होता है बच्चों के लिए। उसमें इंक्लूडेड है कौन कौन सा डिसेबिलिटी को इंक्लूड कर सकते हैं अडॉप्ट के लिए। एक आता है आपका हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवणबाधित बच्चों के लिए अडॉप्ट करते हैं, मटेरियल अडॉप्ट करते हैं, एंड उनके लिए हम जो भी वाट एवर स्टेशनरी सामान सभी में अडॉप्ट करते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बच्चों के लिए आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है कि एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चों को डिस्कैलकुलिया मीन्स होता है जिस बच्चे को गणित में समस्या हो, जोड़ घटाना गुणा भाग में समस्या हो। अगर हम उसको स्कूल में कोई गणित सिखाते नहीं समझ पाता है, लेकिन अगर उसको बोले कि अच्छा सपोज एग्जाम्पल आपके पापा ने कितना पैसे दिए, उसने बोला 2 रुपए, अच्छा 2 रुपए में मम्मी से मांग लो, 2 रुपए मम्मी से मांगा, अब कितना हुआ पैसा, 4 रुपए हुआ। तो इजी हो उसको समझाना, इस तरीके से हम समझा सकते हैं। या फिर उसके हाथ में अगर 2 3 4 पेन है, कलम है, कुछ भी है, अब बोला आपका पेन हाथ में कितनी पेन है बताएगा एक, तो ठीक है भैया से एक पेन मांग लो, कितना हुआ 2, मतलब एक और एक मिलकर 2 होते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। इस तरीके से हम डिस्कैलकुलिया कैंडिडेट जो बच्चे होते हैं हम उनको भी मैथ पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं, बहुत ही आराम से। और अब सीधा कहो हम बुक उठाओ भाई लिखो, चाक और डस्टर यूज करोगे, सैंपल लिखोगे तुमको नहीं समझ में आएगा। उनको चीजें अडॉप्ट एंड एटमॉस्फेरेबल बनाकर उनको पढ़ाया जाए तो ज्यादा उनको बेटर होता है। देन मेंटल रिटार्डेशन तात्पर्य यहाँ पर है जिस विद्यार्थी, जिस व्यक्ति, जिस बच्चे में आईक्यू का कम होना, आईक्यू का मतलब कम होना जिसकी सोचने की क्षमता और विचार करने की क्षमता सामान्य व्यक्ति से कम होती है। अगर उनको हम कोई काम सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के भी प्रकार होते हैं, कोई एजुकेबल होता है,
कोई ट्रेनेबल होता है, कोई कस्टोडियल होता है। इसका मतलब कि आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हो जो एजुकेबल है, जो ट्रेनेबल है, आप उसको ट्रेंड कर सकते हो कि आपको ब्रश कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, कपड़े पहनने हैं, इस तरीके से। देन बचता है कस्टोडियल। कस्टोडियल बच्चे को आप सब कुछ आपको करना पड़ेगा एक एज ए स्टेक होल्डर बनकर। उसी तरीके से अगर हमारे बच्चे को आप उनको पढ़ा रहे हो, एजुकेबल बच्चा है, तो आप उसको कोई बड़ी चीज मत बताओ। जिस फ्रेम वो कोई चीज बना पा रहा है, उसी फ्रेम उसको कोई अच्छे से डिजाइन तो सिखा सकते हो आप। उसके उसके हुनर को आप अच्छे से किसी हुनर से जोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट तो कर पाएगा हमारा बच्चा अगर है तो। उसको भी अडॉप्ट करते हैं। देन आता है इमोशनल डिसेबिलिटीज। बच्चे जो होते हैं भावुक क्षमता वाले, कुछ होते हैं बच्चे की अगर उनको डांट दो तो रोने लगते हैं, खासकर गर्ल्स में पाया जाता है ये, ठीक है। उनको डांट दो तो उनके गंगा जमुना बहने लगते हैं, रोने लगते हैं। और कुछ लड़के भी होते हैं जो बहुत साइज होते हैं, बहुत शर्मीले टाइप होते हैं, उनको डांट दो तो वो भी रोने लगते हैं, इस अपनी बातें नहीं कहते हैं। उनके लिए वो डर हटाने के लिए, उनको जो पढ़ाने के लिए उनको क्लास में आते हैं, आपको टीचर है, टीचर बड़ा से दाढ़ी मूछ रखा है, डर गए, टीचर तो हमारे जंगल से आ गए हैं, कैसे बच्चा पढ़ेगा, डर लगेगा। इसके लिए आप उनको फैमिलियर होते हैं, उनको बैठा कर पास, उनको ऐसा लगता है कि जस्ट ये आल्सो माई फैमिली मेंबर, वो मेरे परिवार सदस्य, हमको फील फील आता है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो हमें डांटेगा मारेगा नहीं, अच्छे से पढ़ाएगा। पहले तो हमें करना चाहिए। देन हमें बच्चे के लिए कि उस जिसको जो कंटेंट पढ़ाना है उसको इस तरह से पढ़ाना ताकि उसको हम इमोशनली उसको हर्ट ना करें, हम उसको सेफ रखें इमोशनली, ताकि वो ज्यादा ज्यादा चीज को समझने का प्रयास करे। नहीं तो पूरे आवर क्लास में रोने में और गुमशुदा होने में या फिर साइनस शर्मीले टाइम स्पेंड कर देगा, कुछ जान नहीं पाएगा। देन आता है आपका अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। जो एडीएचडी होता है कि मतलब इसी के नाम पर एक मूवी बनी तारे जमीन पर, आपने देखा होगा कि एक बच्चा होता है, जो उसका नाम नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा उस मूवी को। तो उसको जो वर्ड कुछ लिखता है उसको जैसे स्कॉर्पियन और स्नेक टाइप दिखते हैं, जैसे बिच्छू और स्नेक जैसे दिखता है, इस लग रहा है उसको अटैक कर रहे हैं, तो उसको डर होता है। तो उसको जब एक स्पेशल टीचर आता है उसको अडॉप्ट करता है कि इसको वीकनेस पॉइंट कहाँ रही है, इसको वीकनेस पॉइंट कहाँ रहने। तो कुछ लिखता था, ऐसा लगता था मकड़ी का जाला उसको रियलाइज होता, उसको देखने में आता था, और उसको अजीब अजीब आते था, वो आपस में गुमसुदा भी जाता था और ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता था। ये एडीएचडी के वो माने जाते हैं कि उसके लक्षण हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको अगर हमको पढ़ाना है तो उसको देखो वो रुचि किसमें है, रुचि के अनुसार उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, रुचि के अनुसार उसको पढ़ा सकते हैं, किसमें उसकी ज्यादा रुचि है, क्या करना उसको पसंद है। उसके साथ ही है जो हम उसको करिकुलम पढ़ाएं उसके ही अकॉर्डिंग हम उसको उसको अडॉप्ट करना चाहिए, अपने अनुसार नहीं। क्योंकि टीचर को पता, टीचर तो ज्यादा जानता है बच्चे से ना, तो उसको नहीं, हम बच्चों के लेवल को अडॉप्ट हमको करना चाहिए, बच्चों को क्या आता है उसके अनुसार हमको उसको पढ़ाना चाहिए। अब पता क्लास बच्चा थर्ड में है, उसको सेकंड बुक नहीं पढ़ना आ रही है, बोलो थर्ड का किताब पढ़ो, बुक पढ़ो, कभी नहीं पढ़ पाएगा वो, कभी नहीं पढ़ पाएगा। पहले उसको सेकंड बुक पढ़ना सीखेगा वो, तो उसको वहां से अगर हम उसको ट्रेन करते हैं, वहां से उसको डॉक्टर पढ़ना लिखना सिखाते हैं, तो ज्यादा ज्यादा वह उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। देन आता है एनी अदर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन। कुछ अन्य स्पेशल बच्चों में मतलब जो अदर डिसेबिलिटी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, सभी प्रकार के बच्चे इसमें आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसमें जिनके लिए करिकुलम में अडॉप्ट करते हैं। Curriculum adoption is an ongoing process that change the regular prescribed curriculum। कहता है पाठ्यक्रम जो अनुकूलन होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो नियमित रूप से जो हम करिकुलम पढ़ाते हैं क्या कहता है चेंज कर दिया जाता है। मोस्टली हम जब जनरल बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास टीचर आता है, बुक उठाता है, हाँ ठीक है बच्चों आज हम छठा लेसन पढ़ेंगे, पढ़ाना चालू कर देता है। लेकिन इन इचाई बच्चों को या फिर स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर या शिक्षक क्लास में आता है तो पहले वो पूछेगा, उसके बाद उसके राउंड में उसमें जो कुछ प्रीवियस नॉलेज उसको बताएगा, समझाने का प्रयास करेगा, तब जाकर टॉपिक पे आता है। और टॉपिक बहुत ज्यादा दिया तो उसको हम समराइज करके अडॉप्ट बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बच्चे समझ सके। नहीं तो हम ज्यादा पूरा कंटेंट हम उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि हम जो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे को 30-40 मिनट ज्यादा वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। by modifying or adopting in terms of the content, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको डिलीवर करते हैं। एंड जो नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, और साथ ही साथ मोस्टली हम ध्यान देते हैं जो बच्चे एलडी हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं
उसमें अलग अलग टाइप से, कोई अफेजिया, कोई डिसलेक्सिया, कोई डिसकैलकुलिया है, ठीक है। तो अलग अलग टर्म तुम सबसे अलग अलग तरीके से उनको अडॉप्ट करते हैं ताकि वो समझ सके, सीख सके। एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन कैन बी मेड इन, हमको क्या क्या उनको मॉडिफाई करना चाहिए, क्या क्या हमको एडजस्ट करना चाहिए। अब मॉडिफाई पहले समझ, मॉडिफाई होता क्या है। मॉडिफाई मैंने आप लोग को कल एग्जांपल दिया था, अगर आप 4 भाई हो, 4 भाई बहन हो, सब 4 भाई हो, और बड़े भाई का कोई शर्ट है और छोटा भाई बोलता है भाई मुझे ले लो भाई तू पहन, अब उसको लगता है वो ढीला हो रहा है, तो बोलेंगे बड़े भाई तू अच्छा शर्ट लो, दर्जी से पास जाओ, इसको अपने सेटिंग का करवा लो। जो ये प्रक्रिया होता है, ये क्या किया उन्होंने, मॉडिफाई कर दिया, उसको उसके अनुसार बना दिया कि अब आराम से छोटा भाई आराम से उसको पहन सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है अब, है कि नहीं। उसके हिसाब से हमें एडजस्टमेंट और मॉडिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जैसे बच्चे की नीड हो, जैसे बच्चे की क्षमता हो। ऐसा देखा जाए टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, देखो पहला दिया है हमारे पास कि टीचिंग, कलर चेंज करता हूँ, कलर थोड़ा लगता है, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो हम शिक्षण और अधिगम वातावरण है हमें उसको मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चों का कंसंट्रेट ज्यादा टाइम तक टीचर के ऊपर रहता है और टीचर का भी बच्चों के ऊपर। अगर ये क्लास हम प्लेग्राउंड में या कहीं गार्डन में अगर हम क्लास करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वह बाग बगीचे में जो चिड़िया पक्षी हो जानवर हो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर लेगा, देखने लगेगा, कंसंट्रेट नहीं करेगा। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, मॉडिफाई अपने क्लास को करना चाहिए टीचिंग करते समय। और अगर दूसरे पहलू हम देखें तो अगर हमें ऐसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए क्लास में, ऐसा प्रक्रिया रखना चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ाने में सुगमता हो। सुगमता मतलब एकदम आसानी से पढ़ा सके, बच्चा समझ सके। उसके लिए हमारे क्लासरूम में हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, चाहे हमारे पास जो आजकल के स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं उसके तरीके से हम पढ़ाएं, उनको बाई इमेज हम उनको पढ़ा सकते हैं। इस कोई कठिन शब्द है और हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम क्या करें, उसका हम इमेज दिखा देते हैं, तो बच्चा समझ आता है, अच्छा हाँ ये हमारे भाषा में इसको ये कहा जाता है, अच्छा इसको हमारे यहाँ ये कहा जाता है। क्योंकि अब कई अगर दूसरे स्टेट में कुछ कुछ और कहा जाता है, दूसरे स्टेट में किसी को कुछ और कहा जाता है। जैसे अब आप हमारे यहाँ हवा बोलते हैं जब तूफान चलता है कि भाई तो हवा बहुत तेज चल रही है, और गुजरात में बयार बहुत तेज चल रही है बोलते हैं, क्या है। अब कोई बयार बोले तो हम लोग को समझ में बयार क्या होता है, उसके लिए अगर हमने कोई इमेज दिखा दिया, देखो ये बयार चल रहा है, अच्छा इसको हवा बोलते हैं, क्या मॉडिफाई, मतलब उसको समझ में आ गया ना, हमने इमेज दिखा दिया उसको समझ में आ गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी। बच्चे को पढ़ाते समय में ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कौन सी स्ट्रेटजी, कौन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा कितना सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। अगर क्लासरूम में एक बच्चा नहीं पढ़ने में सफल हो पा रहा है तो बच्चे गलती नहीं, टीचर की गलती मानी जाती है। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे क्लास कोई बच्चा फेल ना हो, हमारे क्लास कोई बच्चा लूजर ना बने, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर। इसके लिए अगर हम किसी टीचर को, बच्चे को पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो अगर उसकी रणनीति, उसका टेक्निक तरीका नहीं सक्सेस हो रहा है तो बदलाव करे कि किस तरीके से पढ़ाऊं जो बच्चा समझ ले, पढ़ ले। क्योंकि बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग रुचि होती है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा 6-7 सब्जेक्ट पढ़ता है तो कोई 1-2 विषय उसको अच्छे दिल से लगते हैं पढ़ने में, और इस सब्जेक्ट को बोरिंग चीज लगता है, यार क्या बकवास पढ़ा टीचर, हम कौन पढ़े, ऐसा लगता है। तो हमें अपने सब्जेक्ट भी ऐसे पढ़ाओ जो बच्चे इंटरेस्ट पैदा करे, बच्चों लगे वास्तव में आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हमें। तो हमेशा स्ट्रेटजी हमेशा चेंज करनी चाहिए, एक ही मूड और एक ही रिदम में, एक ही लय में कभी टीचर नहीं पढ़ाना चाहिए। पर डे या कंटिन्यू अपने मूड को, अपने स्टाइल चेंज करना चाहिए। हर क्लास में इंटरटेनमेंट होने चाहिए, उसके अंदर हंसी मजाक होनी चाहिए, इमेजिंग टाइम होनी चाहिए, हर अच्छे से एग्जाम्पल होने चाहिए, और हमेशा कभी एग्जाम्पल रिपीट ना करे वो पढ़ाते समय, नहीं तो टीचर स्टूडेंट सोचेगा हमारे सर तो रोज एक ही एग्जाम्पल पहचान लिए हैं, चौक वाला रास्ते से जाते हैं ऐसे ऐसे होता है, अब एक ही एग्जाम्पल हमेशा यूज कर रहे हैं। नहीं, हमेशा हमेशा अलग अलग यूज करना, जिससे कि बच्चों को लगे अपने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने में उनको आसानी होती है। देन आता है आपका teaching and learning support materials that enhance learner performance and allows at least partially participate in the learning activity। कह रहा है अगर टीचिंग करते समय जो बच्चा पढ़ रहा है उसको आप सहायता करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट मतलब मैंने उसका लिख दो, नहीं लिखना नहीं, सपोर्ट करने का, उसको इस तरह सपोर्ट करो कि उसको समस्या कहाँ आ रही है। अगर हम यह सपोर्ट की बात करते हैं
तो हमारे मनोविज्ञान में बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम आता है स्कैफोल्डिंग। उन्होंने दिया था, स्कैफोल्डिंग सिद्धांत दिया था कि अगर किसी बच्चों को नहीं आ रहा है तो वह अपने से ज्यादा जानने वाले व्यक्ति से पूछ कर पढ़ सकता है, पूछ कर समझ सकता है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है नहीं, तो इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। क्योंकि एक टीचर जो होता है, टीचर एक सुविधादाता होता है। एनसीएफ 2005 में आया था, टीचर अब टीचर शिक्षण टीचर एक सुविधादाता है कि वह बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होता है। किस चीज को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ाएं जिससे बच्चा ज्यादा समझ सके। अब पहले जमाना था टीचर जैसे आते तो वैसे पढ़ाते थे, अब बच्चे को है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहा बच्चे को पढ़ना, भाई आप उसको फोर्स करो बच्चे को आने लगे। हम उसके साथ ऐसे मटेरियल क्रिएट करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि टीचर बच्चे को आसानी से उस चीज कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो सके, और जिससे उसके अधिगम के परफॉर्मेंस जो पढ़ रहा है उसमें क्या हमेशा इंक्रीज हो, उसका परफॉर्मेंस ऊपर जाए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाओ जो बच्चे को आता है वो भी भूल जाए, ऐसा नहीं। बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या डेवलपमेंट दिखाई पड़े, विकास दिखाई पड़े। यहाँ बच्चा पहले सेकंड क्लास में इतना पढ़ा था, हमारे थर्ड क्लास में आया, पहले से कुछ इंक्रीज है परफॉर्मेंस में, दिखना चाहिए। देन आप आता है लेवल ऑफ सपोर्ट। हम बच्चों को उतना सपोर्ट करना चाहिए एज ए टीचर होने नाते, जहां बच्चों को कठिनाई आती है हर जगह सपोर्ट नहीं करना चाहिए अगर एज ए टीचर हो तो। क्योंकि एज ए टीचर आप सपोर्ट करोगे और एज अ नीड जब आवश्यकता पड़े तब तो उसको समझ में आएगी। आप ऑल टाइम अवेलेबल रहो सपोर्ट करने के लिए तो उसकी आदत बन जाएगी, वह कुछ होगा अपने मन से नहीं करेगा, अपना दिल दिमाग सोच विचार उसमें शामिल नहीं करेगा। कोई काम चलो कोई हम सर से पूछ लेंगे, कोई हम सर से पूछ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को चाहिए कि आप पहले एक दो बार करो, गलत है सही करो, उसके बाद बताओ कहाँ गलत हो, हम वहां आपको बताएंगे। इस तरीके से हमें टीचर को सपोर्ट करना चाहिए कि मॉडिफाई करने के लिए। देन आपका आता है असेसमेंट। असेसमेंट में हम देखें, असेसमेंट मॉडिफाई इसलिए किया जाता है कि अगर हम एचआई की बात करें, एचआई बच्चों में लैंग्वेज जो भाषा होता है वॉकअप होते हैं कम होता है, सामान्य बच्चों में ज्यादा होता है। सामान्य बच्चे जो एग्जाम देते हैं असेसमेंट करते समय वो ज्यादा पेज भरते, ज्यादा वॉकअप का यूज करते हैं, और एचआई बच्चे छोटे शब्दों में अपना आंसर खत्म कर देते हैं। तो कुछ उनमें ग्रामेटिकल एरर भी पाया जाता है एचआई बच्चों में। अगर एक कॉपी लिखेगा ना इसमें बहुत ग्रामर त्रुटि पाई जाएगी, आप लिखोगे आप ग्रामर त्रुटि नहीं पाई जाएगी। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हो पर आप ग्रामर त्रुटि नहीं पाई, क्योंकि हमने आपके पास वॉकअप है, शब्दावली है, इनके पास नहीं होता है ना। तो इसलिए हमें इनके उस एंगल ध्यान रखते हुए हमें असेसमेंट करना चाहिए। कंपेयर करके नहीं असेसमेंट करना चाहिए। कहा दो पेज लिखा है इस बारे में, आपने आधे पेज लिखा है, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप असेसमेंट कर रहे हो तो आप जैसे इनका रिटर्न जो साइन लैंग्वेज ले लो आप असेसमेंट, तो भी सही, तभी तो न्याय होगा ना। अगर मैं बोलने वाले पैसे से बोलूँ कि आप असेसमेंट साइन लैंग्वेज में होगा, क्या आप दे पाओगे? कभी नहीं दे पाओगे। और दे पाओगे तो अपना नाम बताने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो एग्जाम कहाँ से दोगे। तो इसे इन बच्चों को जब साइंस सीखते हैं तो साइन मिलो ना, अब लेखन कौशल में लेते हो तो कहाँ से भाई, वो न्याय तो न्याय ही है ना वो। हम इस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके सभी पूरे क्लास में क्या होगा कि एक प्रकार समानता होती है। और कुछ हमारे पास करिकुलम एडॉप्ट करने के प्रकार हैं। पहला हमारा है इनपुट। इनपुट होता है कि प्रोवाइड मल्टीपल एक्सपीरियंस विथ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, जब टीचर पढ़ाता है बच्चों को, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते समय जो उसके पास अलग अलग अनुभव होता है, उस अनुभव को हमें क्या करना चाहिए, उस समय प्रयोग करना चाहिए, जिसमें विजुअल एडिटरी एंड काइनेस्टिक लर्नर्स, जिसमें बच्चे के लिए दृश्यात्मक होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन मूवमेंट होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, तभी जाके बच्चा ज्यादा समझ पाएगा। अगर चाहिए बच्चा है तो इस प्रकार से हमें अडॉप्ट करना चाहिए। देन आउटपुट, फ्लेक्सिबिलिटी इन assessing and evaluating learning outcome by providing alternative to written assignment test। कहता है कि हमें अपने चाहिए बच्चों का या स्पेशल बच्चों का इस तरह असेसमेंट करना चाहिए जिसमें अल्टरनेटिव हो। अगर बच्चा एग्जाम नहीं लिख पा रहा है, बोल के नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे असाइनमेंट लिखवा लो, भाई असाइनमेंट अपना लिख के जमा कर दो। इस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं, या फिर उसको हम वीडियो क्लिक बना सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक है इस पर साइन कर लो, हम इस पर असेस कर सकते हैं कि हाँ साइन अच्छा किया, साथ मार्किंग कर सकते हैं। हमें उनका असेस करने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। देन आता है साइज ऑफ द कंटेंट। साइज ऑफ द कंटेंट, कि जो हम कंटेंट को पढ़ा रहे हैं उनको हम कोशिश करें
कि कम से कम उनको हम कंटेंट प्रोवाइड करें, उसके साथ इमेज ज्यादा फोकस करें, इमेज पे फोकस करें, उनको ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा कंटेंट भर दोगे, देखिए कंटेंट को साइंस सीखने में उनको अर्थ समझने में उनको बहुत डिफिकल्टी और बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर आपका आगे आता है टाइम, कि टाइम जो होता है हमें बच्चों के अनुसार इसका टाइम दे सकते हैं। इससे भी आपको आता है कि गवर्नमेंटेड कोई एग्जामिनेशन होता है तो उसमें जो वीआई बच्चे होते हैं उनको हम आधे घंटे टाइम एक्स्ट्रा देते हैं, आधे घंटे टाइम एक्स्ट्रा देते हैं ताकि आप वो राइटर लेके आए हो तो आप उसके माध्यम से अपना पेपर दे सको। तो यह पर्टिकुलर व्यक्ति के नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ नीड के अनुसार आप उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि अंतर्गत वो अपना काम कर सके। और अगर दूसरे पॉइंट आप देखें, अगर आप क्लास में 10 लोग हो, क्लास 10 लोगों से हम असाइनमेंट देते हैं लिखने के लिए, और एक बच्चा हियरिंग इंपेयरमेंट है तो उसको बोलेंगे आप 10 दिन में लिख के जमा करो, बाकी सभी लोग 7 दिन में लिख के जमा करो, क्योंकि बाकी लोग उससे ज्यादा वोकेबल जल्दी लिख पाएंगे और दूसरा जो बच्चा है उसको लिखने में समस्या होगी, है कि नहीं, इसलिए उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। और उसके लिए जो भी एडिशनल और हमें सपोर्ट करने से बनेगा हम कर सकते हैं। एंड डिफिकल्टी लेवल, कि बाय अंडरटेकिंग द लिमिटेशन एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे का जब जो उसकी लिमिटेशन हो, जो उसकी कठिनाई हो, उसके अनुसार हमको वहां पर क्या करना चाहिए, एप्रोप्रिएट एड्स एंड सपोर्ट, एप्रोप्रिएट उपकरण, सामग्री और सपोर्ट प्रदान करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे की जो समस्या है वो आप उसको निदान कर सको। निदान सपोर्ट कहाँ, एक करिकुलम की बात कर रहा हूं मैं कि किसमें समस्या होती है, डिफिकल्टी लेवल करिकुलम पाठ्यक्रम को समस्या थे वहां ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पार्टिसिपेशन में आता है activities done in the classroom must ensure the active and equal participation of all the students, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो करिकुलम हो चाहे कोर करिकुलम है, कोर करिकुलम मतलब करिकुलम बजाय जो आप विद्यालय परिसर अदर क्रियाकलाप करते हो उसके अंतर्गत कोई कार्य करते हो तो आपको सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा तो हियरिंग इंपेयरमेंट तो वीआई है एंड वो दूसरे डिसेबिलिटीज ग्रस्त है उसको हम रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं, आपको सभी को शामिल करना चाहिए, ये आपका एथिक्स कहता है, वो पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए। लेवल ऑफ सपोर्ट, लेवल ऑफ सपोर्ट में हम देखते हैं कि अगर हम सपोर्ट, अभी तो हमने पूछा कि डिफिकल्टी ऑफ लेवल हमने पढ़ा, बट यहाँ पर लेवल ऑफ सपोर्ट है कि वह डिफिकल्टी जो बच्चा फेस कर रहा है, मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया कि बच्चे को जितना आवश्यकता उसको आप सपोर्ट करिए, हर जगह मत सपोर्ट करिए, अगर हम हर जगह पे अवेलेबल होंगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, एज ए स्टूडेंट आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको अपने मन को सोचने का दिल ही नहीं करेगा, मन नहीं करेगा सोचने को, आप उस समय क्या करोगे, चलो कोई नहीं टॉपिक है हम सर से पूछ लेंगे, हम सर से पूछ लेंगे और सर आपके पास हमेशा अवेलेबल है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बच्चे की जो समस्या हो वह उसको अनुसार डिपेंड, ताकि बच्चा पहले जो फेस करे, देन उसको लगता है कहाँ कठिनाई हमें वहां पर सपोर्ट करना चाहिए, वह चाहे फिजिकल हो चाहे कॉग्निटिव हो चाहे सेंसरी इश्यूज हो, इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको इशू को मुद्दों को सॉल्व करना चाहिए। एंड अल्टरनेटिव गोल्स, अल्टरनेटिव गोल्स समझते हो क्या होता है, अल्टरनेटिव गोल्स होता है वैकल्पिक उद्देश्य, जैसे आप लोगों ने सोचा होगा चलो कोई नहीं हम बीएड कर लेंगे और तो हम अगर डीएसएसबी केवीएस टीचर नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, हम राजस्थान के रीट क्वालिफाइड करके टीचर बन जाएंगे, ये वैकल्पिक गोल आपका है। बट आपका मेन गोल क्या है, हमको भाई सेंट्रल में नौकरी करना है क्योंकि सेंट्रल की हाई पे सैलरी होती है। बट आपने सेकंड अल्टरनेटिव रखते चलो कोई नहीं, अगर हम डीएसएसबी में नहीं हो पाएगा हम रीट क्वालिफाई कर लेंगे, अगर रीट में नहीं हो चलो कोई बात नहीं, हम इतना हायर एजुकेशन चलो कहीं प्राइवेट पढ़ा लेंगे। इस तरीके से जो आपने 3 ऑप्शन रखे, अल्टरनेटिव गोल आपने बनाया अपने एजुकेशनल लाइफ में। उसी तरीके से हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा अल्टरनेटिव गोल होता है, हमारा पहले गोल होता है कि सभी बच्चों को हमें 100% जो पढ़ा उनको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर 100% किसी बच्चे नहीं समझ में आता है, अगर 80% 70% समझ में आया तो कोई बात, समझ तो आया ना उसको, वो हमारा वहां पर गोल क्या हो थोड़ा बदल दिया, उसमें हम सेटिस्फाइड हो गए, चलो कोई बात नहीं भाई 100% 70% आया, अरे भाई सिंपल, जैसे आप लोग एसएसबी नौकरी नहीं मिली, कोई नहीं राजस्थान ही मिल गई ना, गोल बदल के, बट हमें थोड़ा संतुष्टि तो मिली, कम से कम मिला तो हमको जॉब ना, इतना आपको इससे संतुष्ट। उसी तरह जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई कंटेंट देते हैं, कोई उनको हम लेक्चर लेते हैं, उनको हम टीच करते हैं, तो हमारा गोल उनको रहता है कि जो हम उनको पढ़ा रहे हैं उनको पूरा समझ में आना चाहिए। अगर पूरा नहीं भी आता है तो उनको चलो कोई बात नहीं, जितना आता है, आता तो है कम से कम ना, कुछ तो आया उनके अंदर ना, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आया हमारे पढ़ाने समझ में,
तो वही मान लेते चलो कोई नहीं, हमारा गोल थोड़ा बदल जाता है। जिस तरह से हम बच्चों को कोई ग्रामर का पाठ हुआ, चौथी पांचवी छठवीं का बच्चा है, तो अगर उसको हम चाहे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य भाषा सिखाने से उद्देश्य है, क्योंकि भाषा सीखना है। भाषा चलो नहीं सीख पा रहा है, बट थोड़ा बहुत सेंटेंस बना ले रहा है ना, तो कल भाषा भी बना लेगा। तो हमें इस तरह गोल को थोड़ा हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। आप सिर्फ रिजिड मत बन जाओ, नहीं आपको भाषा आना चाहिए। अगर आप ये सोचो टीचर होने के नाते कि भाषा आनी चाहिए, तो आप बच्चों को कभी नहीं सिखा पाओगे, बच्चों को कभी नहीं पढ़ा पाओगे। पहले आप उसके बेस पर जाओ, उसको जितना आता है उसमें उसको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, आप वैसे गोल बना लो अपना, चलो कोई नहीं, इसको हमेशा गोल थोड़ा जो इंप्रूवमेंट हो रहा है ये हमेशा होना चाहिए बस। तो इम्प्रूव होते होते एक दिन वो ज्यादा इम्प्रूवमेंट इतना हो जाएगा, आप जो सिखाना चाहते हो गोल को पा जाएगा। इस तरह हमेशा गोल को हमेशा अल्टरनेटिव बनाना चाहिए। अब अल्टरनेटिव गोल बनाने मतलब कहोगे सर अब 2 नाव सवारी करना मतलब खतरा है। यहाँ सवारी की बात नहीं होती, यहाँ पर होते हैं कि अगर हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा, हमारे अदर बच्चों का लेवल नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कुछ तो आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आधा उसमें उसके अनुसार ही आप अपना गोल डिसाइड करो। आप सब बच्चों के अनुसार मत गोल तैयार करो, आप बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की क्षमता के अनुसार अपना गोल तैयार करो कि हमको 20 दिन पढ़ाते पढ़ाते इस बच्चे को हमको इस एरिया में उसको विकास करना है, तो उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप सोचो नहीं उसको मैथ आता है, भाई हिंदी आता है, उसको मैथ आनी चाहिए 20 दिन उसके बराबर हो जाए, तो कभी नहीं होगा। अब उसको बोलो उसको मैथ आता है, उसको बोलो 20 दिन हिंदी इसकी तरह आ जाए, कभी नहीं आएगा उसको। आप थोड़ा थोड़ा उसको गोल बनाओ, धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करो तो होगा वो। इसलिए हमेशा गोल को अल्टरनेटिव बनाना चाहिए। देन आता है substitution of the curriculum. The intended curriculum is replaced by and this is usually participate in special schools, कि अगर बच्चों में अगर जो करिकुलम पढ़ा रहे हो अगर उससे कोई उनको समस्या हो तो आप उसको रिप्लेस कर बता सकते हो। आपको पता होगा जब टीचर आपको पढ़ाता है लिखा कुछ होता है, एग्जाम्पल कहीं और का देता है, आप उस एग्जाम्पल्स क्या कहता चाहता है कि जो हम आपको बताना चाहता है उसमें रिप्लेस उसको समझ लो, ये तो कहना चाहता है ना वो, क्योंकि 2 लाइन कंटेंट है। और जब वो पढ़ाना चाहेगा तो ऐसे एग्जाम्पल देता है जो आपके लाइफ से रिलेटेड होता है, उसी पे तरीका बताता है कि आप इस आधार पर समझ लो जो हम देना चाहते हैं उस चीज को उसको आप रिप्लेस कर ऐड कर लो, जिससे को आप समझ जाओ, आसानी से समझ जाओ। बहुत यहाँ पे दिया ना एकदम बहुत आसानी से समझ जाओ। अब ऐसा नहीं कि हम कोई आप चीज को आप पढ़ाए हो आपको समझ नहीं आए फिर तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, ठीक है नहीं, हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पता है कुछ एचआई बच्चों के साथ हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, किसके साथ, एचआई बच्चों के साथ। अगर एज आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, आप लोग सभी बीएड कर रहे हो, आप लोग को पता होना चाहिए कि हम एचआई बच्चों को पढ़ाते समय या पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ती है, कम से कम कुछ तो पता होना चाहिए। पहला देख लो साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग। अब मैं अब कुछ टीचर होते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रख लेते हैं, उनका होठ पता नहीं चलता होठ कहाँ है दांत कहाँ है, तो बच्चा क्या जानेगा कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए लिप रीडिंग के लिए भाई थोड़ा मुंह से छोटे रखेंगे टीचर लोग सभी, ताकि उनको बच्चों को आसानी हो समझने के लिए। और साइन लैंग्वेज आप उनको साइन लैंग्वेज में प्रयोग करो, जो कंटेंट बुक में लिया लिखा है उसका आप साइन उनको बताओगे ज्यादा उनको समझ में आए, क्योंकि आपने शब्दों से आपने उसको साइन में अडॉप्ट कर लिया, साइन में बदल दिया, उनको समझने में आसानी होगी। देन आता है यूज पिक्चर्स, मैंने आपको बताया कि ज्यादा मोस्टली उनको लिए इमेज इमेज क्लिक करो, ये समझ जाएंगे बहुत तेज। देन साइड वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स ऑफ वर्ड एंड पिक्चर्स, कि आपने जब लेसन प्लान लिए होंगे जब लेंगे आप कभी भविष्य में, तो वहां पर आप लोगों ने लेसन समय लेते समय कठिन शब्दों का फ्लैश कार्ड बनाया होगा कि अगर इस साइड हॉर्स लिखा है, हॉर्स मतलब घोड़ा, अब उसको घोड़े का साइन बताओ नहीं समझ पाए तो साइड में घोड़े का चित्र भी लगा दो, HORS हॉर्स मतलब, और हिंदी में लिख दो, बच्चा देखते जान जाएगा अच्छा इसका मतलब HORS हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा ये है, तो साइन अपने आप उसको बता दोगे, उसको आता रहेगा तो बता देगा साइन ये होती है। इस तरीके से आप कर सकते हो। रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल एक्सपीरियंस, रियल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो अगर बच्चे को पढ़ाना है कि कोई चीज आपको दिखाना है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया ताजमहल का, अगर आप उसको पढ़ा रहे हो तो उसको एक बार रियलिटी दिखाओ, ऐसे तो वाइज कागज देख लेगा, उसने कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो A4 साइज पेज में देखेगा, फ्लैश कार्ड साइज में देखेगा तो उसको उतना ही इमेज आएगा। बट जब वो रियलिटी में चीज एक बार देख लेगा, वास्तव बहुत बिग पैलेस है हमारा आगरा का ताजमहल,
तो वो क्या बोले, उसके दिमाग में आएगा, अच्छा बहुत बड़ा है, अब समझ में आएगा, उसको रियलिटी दिखेगा। अब उसको बोल दिए कि किसी देवी देवता का नाम ले लिए, उसको नहीं पता, उसके लिए हम क्या करें, हमें जो आजकल रामायण महाभारत का आता है उसको कट दिखाना चाहिए, देखो इसको राम भगवान है, ये हनुमान जी, इनके पास बहुत ताकत है, तब उनको समझ में आएगा। नाम लिखने से लिख दो, बोलो हनुमान भगवान जी बहुत ताकतवर, नहीं समझ में आएगा, उसको रियल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ज्यादा समझ पाता है। मतलब इमेजिनेशन उसकी क्षमता नहीं समझ पाएगा। देन माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग में आप हमेशा इस तरह से बच्चे को पढ़ाओ जो उसके दिमाग में अच्छे से स्टेबल हो सके, जो बच्चे से हो सके अच्छे से। कभी आपने देखा होगा कि जब हम एचआई बच्चों को आप मैप पढ़ाते हैं, मैप भारत नक्शा बताते हैं कौन सा राज्य कहाँ है, पहले तो हम डायरेक्शन निर्धारित करते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कौन स्टेट है, स्टेट के बाद स्टेट इस नाम लिखते हैं हर जगह स्टेट का, हर स्टेट की खूबियां बताते हैं, तो उनको माइंड में वो हो जाता है, इमेज आ जाता है, अच्छा भारत का मैप इस तरीके से है, और पूरब में हमारे आंध्र प्रदेश पड़ता है, मेघालय पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है, बिहार पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, साउथ में हमारा केरल कर्नाटक तमिलनाडु पड़ता है, नहीं पश्चिम में हमारा गुजरात महाराष्ट्र आधा, आपका राजस्थान हल्का सा पड़ जाता है, मतलब कैसे जानेगा, उसमें मैपिंग करोगे तभी तो जानेगा ना, उसके दिमाग में नहीं छप जाएगा इमेज, यहाँ कौन सा स्टेट किस दिशा में है, इससे। एंड राइट की पॉइंट ऑन द बोर्ड और चार्ट, और कोई चीज आप पढ़ा रहे हो, आप नहीं समझ, ब्लैक बोर्ड चार्ट पर लिख दो, समझ जाएगा, उसको रहेगा तो बताएगा कि चीज आपने लिखा है। आप कभी कभी होता है कि हम कोई पढ़ा रहे हैं शब्द उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनका इमेज बना दो ब्लैक बोर्ड पर, उनका नाम लिख दो तो समझ जाते हैं। एंड हाईलाइटिंग टेस्ट कीवर्ड्स, और टेस्ट बुक पढ़ाते समय उनके बुक में हाईलाइटर से जो जो कठिन शब्द वहां पर हमें क्या करना चाहिए, हाईलाइटर करना चाहिए, ताकि ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद करना चाहिए। जैसे आप भी पढ़ते हो, आप तैयारी करते हो, तो जो हमें लगता है डेट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट से येलो या ग्रीन रख देते, ताकि आपको पता चले बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद करना चाहिए। यूज ऑफ विजुअल सप्लीमेंट्स, ठीक है कि उनको जो भी दिखाओ विजुअल दिखाओ, कंक्रीट बात मत करो कि हाँ हम सपने में राजकुमार बन गए, नहीं, राजकुमार कैसा, तो उनको वो दिखाओ राजकुमार होता क्या है, राजकुमार के पास ताज होगा, तलवार होगा, पहले वो तो देखे तब तो जानेगा राजकुमार कहते किसको है, नहीं तो आप बोलोगे कि हम आज सपने में राजकुमार बन गए थे, क्या जाने राजकुमार होता क्या है, गलत हो जाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। इसके लिए प्रोजेक्ट मटेरियल, व्हाइट बोर्ड, चार्ट, वोकेबलरी, इट्स लेक्चर आउटलाइंस, मतलब जो भी आप हो एक शेड्यूल में, एक व्हाइट बोर्ड आपके पास, चार्ट प्रिपेयर होना चाहिए, देन वोकेबलरी बताओ के शब्द आप याद रखो, इनको पढ़ने में आसानी होगा। इस तरीके से हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ लिखा है वोकेबलरी शब्द, लिखा है वोकेबलरी शब्द जो होता है लिस्ट आप दे रहे हो, सपोज आप बना दिए कि विद्यालय परिसर में प्रयोग होने वाली मटेरियल, कि आपने लिखा कि टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, घड़ी है, फैन है, अब उसको नहीं पता फैन क्या है, अगर उसके आगे फैन का चित्र आप बना दोगे, चित्र रहेगा तो समझ जाएगा फैन हमारे यहाँ कॉलेज में सामग्री है, तुरंत समझ जाएगा। पानी पीने का हमारे पास कहाँ पर है, जो हमारे स्विच ऑन ऑफ करने का बटन, इमेज लगा दोगे, लिख दोगे स्विच ऑन ऑफ, समझ जाएगा अच्छे स्विच ऑन ऑफ होता है, तो ज्यादा से उसको समझ में आएगा। एम्पलीफिकेशन असिस्टिव डिवाइस, ठीक है, ये होता है कि अगर बच्चा है उसको हम पढ़ाते समय अडॉप्ट करना चाहिए कि कैप्शनिंग एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ वीडियो, मैंने पहले बताया मोस्टली उनको वीडियो का प्रयोग कराओ, ज्यादा उनको वीडियो दिखाओ अगर करते हैं तो, और साथ साथ जो अगर चाहे बच्चे उनको अगर उनके पास हियरिंग एड उपकरण लगाने की क्षमता तो लगाएं, जरूर लगाएं, वो अच्छी बात है। और साथ साथ हमें चाहे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते समय ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए, कंटेंट इस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए कि जिससे उनमें जो हम पढ़ाना चाहिए उनको बारीकी समझ में आए, वो हर चीज को देख के रियलिटी में देखेंगे, उसको समझ जाएगा, जैसे थोड़ा साइन करोगे समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हो। जैसे हम बोलने वाले लोग क्या करते हैं, हम बात करते हैं, हम थोड़ा बोलेंगे आप समझ जाते हो कि सर टीचर किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, समझ जाते हो, उससे चाहे बच्चे समझने लगेंगे। देन आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में कि अगर बच्चे को पढ़ाते समय जो आज का वर्तमान तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, इसमें मैंने पहले ही अवगत कराया आप लोगों को, तो स्मार्ट बोर्ड यूज करना चाहिए हर जगह, और ज्यादा उसमें इमेजिनेशन ज्यादा करना चाहिए, इस तरीके से हम प्रयोग करके अडॉप्ट करके अगर पढ़ाएंगे तो सभी चाहे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप वैसे पढ़ा रहे हो तो मे भी उनको समझ में आएगा जरूर, पर उनको डिफिकल्टी होगी, कठिनाई होगी, हम इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए। एंड इनहेंस स्लीप रीडिंग कंडीशन,
हमें उनके हिसाब से लिप रीडिंग कंडीशन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वो अच्छे से कर सकें। एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और जो उनको हम कंटेंट पढ़ाएं, जो उनको हम चीज पढ़ाने का प्रयास करें, उसमें जैसे उनको प्रैक्टिस कराएं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक उनको आ ना जाए, क्योंकि आदत में आ जाएगा तो उनको याद हो जाएगा, उनको समझ में आने लगेगा। एंड अलाउ एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, और कोई जब क्लास में आप खड़े होकर बता रहे हो, बोल के तो आप 2 मिनट बता दो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी, लेकिन ये चाहिए बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनको समझाने का प्रयास करो। हमने यार क्या कह रहा हो, क्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्लास में हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, कोई भी चीज हो, उनको ज्यादा हमको टाइम देना चाहिए। एंड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन, स्टेप बाय स्टेप समझते हो कि स्टेप मतलब वन स्टेप बाय वन, ऐसा नहीं कि आप कहीं से उनको बता दो भाग, नहीं, आप शुरू से अंत तक जाओ, एक लाइन बाय लाइन को पढ़ाओगे तब समझ में आएगा। अगर आप 1-2 लाइन छोड़ पढ़ाओगे या पैसेज छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आएगा, उनके दिमाग में आएगा कि हमको यहाँ से यहाँ पढ़ा रहे, हमको समझ नहीं आ रहा है कि नहीं। इसलिए हमको उनके लिए लाइन टू लाइन पढ़ाना चाहिए, ज्यादा उनको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप इसी का मतलब है। देन रिपीट आर एम्फेसाइज, सॉरी, रिफ्रेश इंफॉर्मेशन व्हेन नेसेसरी, और अगर उनको आवश्यकता हो तो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो आप लेक्चर ले रहे हो, जो आप क्लास ले रहे हो, आप उनको रिपीट कर दो। अगर मान लो कोई पैसेज पढ़ाया, चाहे बच्चों को उनको समझ नहीं आ रहा है और वो कह रहे हैं सर हमको समझ नहीं आया, कोई नेसेसरी और उनकी आवश्यकता है, उसको रिपीट कर दो, है कि नहीं, ज्यादा ज्यादा उनको, ताकि समझ में आ जाए। एंड फ्रिक्वेंटली चेक अंडरस्टैंडिंग, और आप उनको चेक कर सकते हो कि आप जो मैंने पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा आया कि नहीं आया, इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे बच्चों को हम इस तरीके से ढेर सारी तरीकों से हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और अलग अलग तरीका दिया है, हम कर सकते हैं। सो थैंक यू।